हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये वन शॉर्ट वीडियो रहेगी एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जहां पर मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को इस क्लास के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले अगर आप लोग हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं और लाइव आकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं और उसके ऊपर अगर आप ये कोड लगाते हैं, कोड क्या है हमारा Y828, अगर आप ये कोड लगा लेते हैं तो आपको वहां पर डिस्काउंट मिलता है 20% का। अगर आप डायरेक्ट इस कोड से ज्वाइन करते हैं तो आपको और एडिशनल 20% का डिस्काउंट वहां पर देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पर हमारी पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम आपको कॉमर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, चाहे अकाउंटेंसी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे आपका बिजनेस स्टडीज है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में वहां पर डिस्कस करते हैं। और वो क्लासेस आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप आगे चल के सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं। तो ये अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये जान लें कि हम उस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसी तरह से अगर मैं इस चैप्टर की बात करूंगा तो इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने हैं, और वो हमारे पास क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या बोलता है। यानी कि हम जानेंगे कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। जब हम 11th क्लास में थे तो 11th क्लास के अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, डिमांड और सप्लाई का। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, डिमांड और सप्लाई की बात करी थी। किसकी बात करी थी, डिमांड और सप्लाई की बात करी थी। और अगर मैं डिमांड और सप्लाई की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो डिमांड और सप्लाई का जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाता है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की। और एग्रीगेट डिमांड यानी कि ये वाली जो डिमांड है आगे जाकर हमारी क्या हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड हो जाती है। और ये जो हमारी सप्लाई है आगे चलकर क्या हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई हो जाती है। और ये एग्रीगेट और डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने समझना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट एग्रीगेट डिमांड का कहलाता है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या बोलता है। उसके बाद बात करेंगे दैट व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। जनरली आप लोगों को पता है कि एक इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स रहते हैं। देयर आर 4 सेक्टर्स इन इकोनॉमी। कौन कौन से रहते हैं सर? सबसे पहले हाउस होल्ड होता है, सबसे दूसरे नंबर पर हमारा आता है प्रोड्यूसर, और थर्ड नंबर पर आता है हमारी गवर्नमेंट, फोर्थ नंबर पर आता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है तो वहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है। जब 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है तो एग्रीगेट डिमांड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और 4 सेक्टर इकोनॉमी आती है तो उसके अंदर एग्रीगेट डिमांड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा हमारे पास कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट आएगा उसी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट होता है एग्रीगेट सप्लाई का। और उसके बाद समझेंगे हम लोग क्या, कंजम्पशन फंक्शन। उसके बाद समझेंगे हम लोग क्या, सेविंग फंक्शन। और लास्ट में हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब जनरली क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है। और एक चीज यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हम कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव के कॉन्सेप्ट से हम लोग इस चीज को, यानी कि इस 2 टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में क्या करेंगे, समझने वाले हैं डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे किसकी, एग्रीगेट डिमांड की, कि एग्रीगेट डिमांड का बेसिक मतलब जनरली होता क्या है, कि एग्रीगेट डिमांड जनरली होती क्या है सर, राइट। तो अगर आपसे बात करता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड की, किसकी बात करता हूं, एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूं, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं डिमांड पढ़ा है। डिमांड का मतलब बेसिकली क्या होता है, डिमांड का मतलब होता है मांग, राइट। कि अगर हमारे पास डिफरेंट वेरियस प्राइसेस है, उन प्राइसेस के ऊपर एक कंज्यूमर जो है कितनी क्वांटिटी मांगता है, ये आपने कहीं ना कहीं डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कहां पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड में डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि यहां पर हम डिटेल में सबको कंसिडर करते हुए डिमांड की बात करते हैं। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड जो एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं बात करता हूं तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, देखिए तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या बोलता है, तो यहां पर एक चीज आप लोगों ने समझनी है, क्या कहता है, एग्रीगेट डिमांड डज नॉट रेफर टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड
or services in the market. It refers to the demand for all goods and services in the economy. यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि हमने एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसका, डिमांड का। तो आप एक बात समझना बेटा, अगर आपको डिमांड समझ में आती है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर एग्रीगेट डिमांड और जो हमारी डिमांड है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? डिमांड जो बेसिकली है, डिमांड एक बात होती है, डिमांड के अंदर बात होती है किसकी, एक पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज की बात होती है। जब एक डिमांड की बात की जाती है तो डिमांड के अंदर एक पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज की बात की जाती है कि एक दिए गए प्राइसेस के ऊपर, यानी कि अगर आप डिमांड की डेफिनेशन देखेंगे तो डिमांड क्या कहती है कि एक गिवन प्राइस पर एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड करता है एक गिवन प्रोडक्ट की, यानी कि एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड की जाती है, कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है एक कंज्यूमर के द्वारा दिए गए प्राइस के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। लेकिन वहीं पर अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूंगा तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम एक सिंगल पर्टिकुलर गुड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, यानी कि एक सिंगल पर्टिकुलर गुड्स को डिफाइन नहीं करेंगे। वहां पर बात होगी किसकी, वहां पर बात होने वाली है सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज की। किसकी बात होने वाली है? सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज की बात होने वाली है जो एक इकोनॉमी के अंदर क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। अब बेटा ये जो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट है, अब ये सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहा है। और जब सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज की बात मेरे प्यारे बच्चों होने वाली है तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इसको नहीं निकालेंगे, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक प्रोडक्ट, जो जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है मार्केट के अंदर, उनकी जो डिमांड की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एग्रीगेट डिमांड। आप लोगों को पता है। तो ये किस तरह का कॉन्सेप्ट रहने वाला है? ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट रहेगा। कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा? फ्लो कॉन्सेप्ट रहेगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक कॉन्सेप्ट जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, लेकिन फ्लो कॉन्सेप्ट जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं किसकी, एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? कहता है सर एग्रीगेट डिमांड इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि पूरे के पूरे अकाउंटिंग ईयर की बात करता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। इसीलिए ये कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। हमारे पास जनरली इकोनॉमिक्स के अंदर कितने कॉन्सेप्ट होते हैं? दो कॉन्सेप्ट होते हैं सर। एक हमारे पास क्या होता है सर? एक हमारे पास होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है सर? दूसरा हमारे पास होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों को पता है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। वहीं पर अगर मैं फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो फ्लो कॉन्सेप्ट हमेशा किसकी बात करता है? ये बात करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की। किसकी बात करता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर करके बताना है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट का आप लोगों ने मुझे एग्जांपल बताना है, और फ्लो कॉन्सेप्ट का भी एक आप लोग मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर एग्जांपल बताएंगे। राइट? फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि सर हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट है, ये एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट कैसा है? ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर निकाला जाता है, इसलिए कैसा कॉन्सेप्ट रहने वाला है? ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर दो एग्जाम्पल देने हैं। कितने एग्जाम्पल देने हैं? दो एग्जाम्पल देने हैं। किसके? स्टॉक कॉन्सेप्ट के और फ्लो कॉन्सेप्ट के। ठीक है, चलिए। अब जब मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? एग्रीगेट डिमांड की। तो एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने के लिए, राइट, अगर मैं मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड की बात करूं तो हमारे पास जनरली एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने के लिए दो अप्रोच है। एक हमारे पास जनरल प्राइस लेवल के बेसिस पर हम देख सकते हैं, और दूसरा हम इनकम के बेसिस पर देख सकते हैं। लेकिन जब मैं क्लास 12th की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों? जब मैं क्लास 12th की बात करता हूं तो क्लास 12th के अंदर आप लोग बेसिकली पढ़ते हैं किससे? इनकम के बेसिस पर आप एग्रीगेट डिमांड को कैसे निकालते हैं उसकी बात की जाती है। लेकिन थोड़ा सा समझ लेंगे कि जनरल प्राइस लेवल और इनकम का मतलब जनरली होता क्या, राइट? और इनकम के बेसिस पर एग्रीगेट डिमांड कैसे निकाली जाती है, इसको तो हमने खैर बहुत ज्यादा डिटेल में समझना ही है। लेकिन थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जनरल प्राइस लेवल की अगर बात होती है तो इस केस में एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैसा रिलेशनशिप शो करती है, राइट? तो क्या कहता है बेटा, यहां पर बोला जाता है कि देयर इज, जब जनरल प्राइस लेवल से एग्रीगेट डिमांड को निकाला जाए, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का मेजरमेंट किया जाता है कैसे? जनरल प्राइस लेवल से। तो इसके बीच में यानी कि बोला जाता है कि कैसा है, जनरली अगर मैं बात करता हूं तो एक नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द एग्रीगेट डिमांड। यानी कि कुछ इस तरह से है, आपने जैसे कि बेसिकली डिमांड पढ़ा है, तो डिमांड के अंदर जो आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि देयर लाइज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस
प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। उसी तरह से जब मैं जनरल प्राइस लेवल पर बात करता हूं किसकी, एग्रीगेट डिमांड की, तो जनरल प्राइस लेवल पर जो एग्रीगेट डिमांड है वो कैसा रिलेशनशिप शो करती है, इनवर्स रिलेशनशिप करती है। वैसे ही जिस तरह से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो बताता है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड का क्या होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, सेम सेंस में यहां पर वैसी बात होती है। तो यहां पर अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो स्लोप जो होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इसलिए एडी कब कैसा करता है, स्लोप करता है डाउनवर्ड। जो आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व है वो कैसा रहने वाला है, स्लोप करने वाला है डाउनवर्ड। सेम सेंस में अगर मैं इनकम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, इनकम की बात करता हूं। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं इनकम की बात करता हूं, अगर आप एक पर्सन है, अगर आप एक इंडिविजुअल है, तो आप खुद सोचिए, पहले अगर बेटा अगर मान लो आप 100 रुपए की इनकम अर्न कर रहे थे, कितनी इनकम अर्न कर रहे थे आप, 100 रुपए इनकम अर्न कर रहे थे। अब आप मान लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 500 रुपए की इनकम अर्न करते हो। कितने की इनकम अर्न करते हो, 500 रुपए की इनकम अर्न करते हो। तो अब जो आपकी डिमांड है वो बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है, जी सर बढ़ने वाली है। लेकिन इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती है। उसके बाद जो कंज्यूमर है वो सेविंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। उसके बारे में भी बात करेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो है सेविंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, और सेविंग पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से क्या होता है, जो उसकी कंजम्पशन है वो कम हो जाती है। वो एक बेसिक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक ही क्या कर पाता है, कंजम्पशन कर पाता है। समझने की कोशिश करेंगे। तो इनकम के साथ में किस तरह का रिलेशन रहने वाला है, इनकम के साथ में एक पॉजिटिव रिलेशन रहने वाला है। क्यों पॉजिटिव रिलेशन रहने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इसका जो डेफिनेट सी बात है, जो कर्व जो है, जो स्लोप जो है वो भी कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। यानी कि कैसे रिलेशन रहने वाला है, पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इनकम एंड द एग्रीगेट डिमांड। इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात होगी तो इसका मतलब एडी कर्व जो है इनकम के केस में कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको जल्दी से एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं की जाती है एग्रीगेट डिमांड के अंदर। एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम बात करते हैं डिमांड किसकी, जब हम डिमांड करते हैं किसकी, सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज की। एक इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड होती है उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड जो कैसा कॉन्सेप्ट है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकालने वाला कॉन्सेप्ट है। इसलिए कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट रहेगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। जनरली अगर हम एग्रीगेट डिमांड की मेजरमेंट की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। एक हमारे पास जनरल प्राइस लेवल है और दूसरा हमारे पास क्या, इनकम है। जनरल प्राइस लेवल के साथ अगर एग्रीगेट डिमांड की बात की जाए तो एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। इसका मतलब यानी कि ऐसा कुछ रिलेशनशिप रहने वाला है, ऐसा कुछ रिलेशनशिप रहने वाला है किसका, एग्रीगेट डिमांड का जनरल प्राइस लेवल के साथ में कुछ इस तरह का रिलेशनशिप आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर अगर मैं इनकम की बात करता हूं तो इनकम के साथ में कैसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। कैसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है आपको एग्रीगेट डिमांड का और इनकम का। अगर मैं यहां पर इनकम रखता हूं और यहां पर मैं एग्रीगेट डिमांड रखता हूं तो आप लोगों को कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा सर। ठीक है, इसके अंदर यह बात की गई थी। अब क्योंकि हम क्लास 12th के अंदर है तो हमारे जो सीबीएसई के अंदर सिलेबस मेंशन है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड डिसाइडेड है वो किसके बेसिस पर है, तो उसकी जब मेजरमेंट की बात करता हूं तो मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड की जब बात की जाए तो मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड की बात की जाती है किसके संदर्भ में, किसके पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, इनकम के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। और इनकम के पर्सपेक्टिव से जब भी मैं देखूंगा तो आप लोगों को पता है कि कैसा रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ में, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और इसका जो ग्राफ है वो भी कैसा होने वाला है, पॉजिटिव मूविंग रहने वाला है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ये दो पॉइंट तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गए होंगे। अब आगे इस चीजें भी समझने की कोशिश करते हैं। कहता है सर एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड नॉट एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड इन द इकोनॉमी। राइट, एक चीज और समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है, कहता है सर इनफैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो। एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। राइट, तो यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझ लो, एग्जाम में कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं इस पॉइंट को लेकर, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो समझ में आ जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मैं जनरली एग्रीगेट डिमांड की बात करूं, अगर मुझे एग्रीगेट डिमांड निकालनी है
अगर मुझे किसी भी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड निकालनी है तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं है, कहता है सर एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं होता है कि टोटल फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास कितनी है किसी भी गुड्स और सर्विसेज की, यानी कि टोटल जितनी, कहता सर एग्रीगेट डिमांड आपने निकालनी है ना, तो कहता सर एक तरीका तो ये भी तो है कि इकोनॉमी के अंदर कितनी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हुई है, सारी की सारी गुड्स को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो और बता दो कि भाई एग्रीगेट डिमांड जो है वो कितनी है। कहता नहीं, ऐसे नहीं निकाली जाती है। तो यही बोला गया कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं है कि जितने भी सम टोटल है किसकी फिजिकल क्वांटिटीज का जिसको डिमांड किया गया है, राइट, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिमांड किया गया है उसका सम टोटल एग्रीगेट डिमांड नहीं होता है, बल्कि ऐसा करना कहता है पॉसिबल ही नहीं है। आप किस किस को ढूंढोगे और कैसे पता लगाओगे कि जनरली कितनी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हुई है और कितनी गुड्स जो है वो कंज्यूम की गई है, वो थोड़ी सी समस्या का काम रहने वाला है। इसलिए कहता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पर, कि भाई कितना खर्चा जो है वो बेसिकली किया गया है किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। कैसे? क्योंकि सर कितना खर्चा किया, एक्सपेंस कितना हुआ है, एक्सपेंस निकालना ज्यादा आसान है। वो कैसे पता चलता है? वो हमें पता चल जाता है कैसे, हमारी इनकम से। कैसे पता चल जाता है? इनकम से, राइट। इनकम से हमें पता चल जाएगा कि जनरली कितना एक्सपेंडिचर कितनी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर हुआ है, तो उसके बेसिस पर हम एग्रीगेट डिमांड्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो बात यहां पर बोली गई है। तो क्या बोला जाता है कि एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, कि कितना एक्सपेंडिचर किया गया, कितना खर्चा किया गया गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को निकालने की कोशिश करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, क्या कहता है, एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज, एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं होता है कि लोगों ने कितना खरीद लिया, कितनी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर खर्चा कर दिया, कितने खरीदना चाहते हैं, बल्कि वो कितनी इच्छा रखते हैं, यानी कि उनकी इच्छा जो, उनकी विश जो है, विश टू स्पेंड जो है, राइट, यानी कि उनकी इच्छा जो है, विश है किसी चीज के ऊपर पैसा खर्च करने की, उस जितनी भी उनकी विश है, इच्छा है किसी भी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर पैसा स्पेंड करने की, उसको भी क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो कहता है एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज, हमेशा एक्सप्रेस की जाती है एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड, यानी कि लोग क्या इच्छा करते हैं या फिर कितनी इच्छा है लोगों की खर्च करने की, और वो कितना प्लान करते हैं, यानी कि क्या सोचा हुआ है उन्होंने, कितना खरीदना चाहते हैं, कितना वो खर्च करना चाहते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, एग्रीगेट डिमांड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जब उनकी अलग अलग इनकम रहेगी, उस इनकम के बेसिस पर अलग अलग लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो लोग इच्छा रखते हैं या फिर जो वो स्पेंड करने की इच्छा रखते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। यानी कि सिंपल सी सेंस में ऐसा समझो, जब एक पर्सन की इनकम मान लो 10 रुपए थी, तो उसकी जो स्पेंड करने, किसी भी गुड्स के ऊपर पैसा स्पेंड करने की जो इच्छा होगी वो अलग होगी। अगर किसी की इनकम बढ़कर 100 रुपए होगी, तो अब जो वो स्पेंड करने वाला है, वो उसकी जो विश है वो भी अलग होने वाली है। तो वही बात यहां पर बोली गई है कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, किसके बेसिस पर एक्सप्रेस किया जाता है, कि क्या व्हाट पीपल बेसिकली विश टू स्पेंड, क्या लोग इच्छा रखते हैं किस चीज के ऊपर खर्च करने की, और क्या लोग प्लान करते हैं स्पेंड करने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, कि अलग अलग इनकम के ऊपर लोगों की क्या इच्छा रहती है गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करने की, उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। आगे ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी है, इट इज नेवर इंटरप्रेटेड एज व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इसको कभी भी ऐसा ना इंटरप्रेटेड किया जाए, इसको कभी भी ऐसा ना समझा जाए कि बेसिकली लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड, कि लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के ऊपर एक इकोनॉमी के अंदर, उसको एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर सीधी सी सिंपल सी एक बात बोली गई है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला गया इसके अंदर, कि एग्रीगेट डिमांड को कभी भी ऐसा ना समझा जाए कि जो लोगों के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसा खर्च किया गया है वो एग्रीगेट डिमांड है, ऐसा ना समझा जाए, बल्कि एक डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर एक पर्सन कितनी विश रखता है, कितनी इच्छा रखता है स्पेंड करने की, उसको एग्रीगेट डिमांड बोला गया है और उसको एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। वो बात यहां पर लिखी गई है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, हमेशा दिखाई जाती है कैसे, कि क्या लोग इच्छा रखते हैं खर्च करने की और क्या लोग प्लान करते हैं स्पेंड करने की डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। इसको कभी भी ऐसे इंटरप्रेट ना किया जाए कि क्या लोग बेसिकली स्पेंड करते हैं, राइट, या फिर कितना लोगों के द्वारा स्पेंड किया जाता है किसके ऊपर, परचेज करने के ऊपर, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, राइट। यानी कि इच्छा को दिखाता है, जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो लोगों की इच्छा होती है, विश होती है स्पेंड करने की, उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड।
आगे ध्यान से समझना क्या कहता है बेटा, आगे एक चीज लिखिए, विद दिस ऑब्जर्वेशन इन माइंड वी कैन डिफाइन एग्रीगेट डिमांड एज अंडर। और ये चारों पॉइंट को जब आप ध्यान में रखेंगे, जब आप ये चारों पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे और आपको बहुत ज्यादा तरीके से ये चारों पॉइंट याद रहेंगे, तो आप एक डेफिनेशन पर पहुंच पाएंगे और वो डेफिनेशन निकल कर आएगी किसकी, एग्रीगेट डिमांड की। और एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है, तो हम ये बोल सकते हैं, कहता है सर एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या है, इट इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स and services produced in the economy during the period of an accounting year corresponding to their different level of income। तो यानी कि अगर मैंने ऊपर की डेफिनेशन देखी, अगर मैंने ये चार पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझे, तो मैंने एग्रीगेट डिमांड की एक डेफिनेशन निकाली। और एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन जनरली क्या कहती है कि बेसिकली एग्रीगेट डिमांड कुछ में ही है, ये सम टोटल है। क्या है, इट इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि सारा का सारा एक्सपेंडिचर जो लोग प्लान करते हैं, क्या करते हैं, प्लान करते हैं, विश करते हैं इनकर करने के लिए, ताकि वो परचेज कर सके, ताकि वो परचेज कर सके किसको, गुड्स और सर्विसेज को, जो कि प्रोड्यूस की जाती है एक इकोनॉमी के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर। जो उनके पास जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम है, उस डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो उनके द्वारा प्लान किया जाता है गुड्स को परचेज करने के लिए, उसको बोला जाता है क्या, एग्रीगेट डिमांड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एग्रीगेट डिमांड का बेसिकली जनरल मतलब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक चीज याद रखिएगा, पॉइंट टू रिमेंबर, एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है, यानी कि आपकी जो डिमांड है वो कभी भी, एग्रीगेट डिमांड जो वो आपकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। क्या हो सकता, क्या कहा मैंने, ध्यान से समझ लो कि आपकी एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, एक और चीज समझ लो, आपकी एग्रीगेट डिमांड, इसका कहने का मतलब ये है, यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है, इट कैन नॉट बी जीरो इवन इफ, अगर आपकी इनकम जीरो भी है, अगर आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, राइट, अगर आपकी इनकम जीरो है, तब भी आपकी एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी की चीजें हमेशा एक पर्सन को चाहिए होती है, और उन चीजों के लिए, राइट, अब जीने के लिए हर किसी इंसान को 2 वक्त की रोटी तो चाहिए। अब उसको जीने के लिए क्या चाहिए, राइट, अब उसके पास इनकम नहीं है, लेकिन उसको बेसिक रिक्वायरमेंट तो है। अब उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, अब या तो वो किसी से बोरोइंग करेगा, किसी से पैसा लेगा, राइट, किसी से पैसा क्या करने वाला है, वो उधार में लेने वाला है, बोरोइंग करने वाला है, राइट, या फिर वो उसके पास अगर पहले से सेविंग है तो सेविंग को क्या करने वाला है, वो खर्च करने वाला है उसके ऊपर, राइट। तो हमेशा कभी भी यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड जीरो कभी भी नहीं हो सकती है, अगर आपकी इनकम जीरो भी है तब भी आपकी एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होगी, राइट। ये बात यहां पर बोली गई है, क्या बोला गया है, एग्रीगेट डिमांड इज नेवर जीरो, कभी भी आपकी एग्रीगेट डिमांड जो वो जीरो नहीं हो सकती है। कहता है इवन व्हेन इनकम वाई इज जीरो, बेशक इनकम जो है वो आपकी जीरो हो जाए, लेकिन आपकी एग्रीगेट डिमांड फिर भी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज सम एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, यानी कि कुछ ना कुछ खर्चा करना जरूरी है, या फिर कुछ ना कुछ खर्चा जो है वो किया जाएगा, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना जरूरी है, और वो खर्चा हमेशा किया जाता है। और कहता है दिस इज इनकर्ड इवन इफ द इनकम इज जीरो, और ऐसा किया जाएगा और इसको खर्च किया जाएगा, इनकम बेशक किसी पर्सन की जीरो है लेकिन तब भी उसके द्वारा एक्सपेंडिचर जो है वो किया जाएगा। अब ये कैसे किया जाता है, कहता है दिस इज डन आइदर बाय पास्ट सेविंग या फिर बोरोइंग। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से समझ लो, कुल मिलाकर कहने का इस पॉइंट टू रिमेंबर के अंदर जो बात लिखी गई है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एक ही बात है, क्या बात है, कि आपकी एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती है इवन इफ, अगर आपकी इनकम जो है वो जीरो है। अगर आपकी इनकम जीरो भी है तब भी एग्रीगेट डिमांड जीरो नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर हमेशा किया जाएगा सर्वाइवल के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजों के लिए कुछ ना कुछ खर्चा हमेशा किया जाएगा, और उसको हमेशा किया जाता है, राइट। इसको हमेशा कैसे किया जाता है या फिर इसको कैसे फुलफिल किया जाता है, तो यहां पर कहता है अगर इनकम जीरो भी है तो उस केस में क्या करोगे, तो कहता है 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप किसी से बोरो करने वाले हैं यानी कि बोरोइंग होने वाली है, या फिर आपके पास क्या होगी बेटा, पास्ट सेविंग्स होगी। क्या होगी, आपके पास पास्ट सेविंग्स होगी। तो उन पास्ट सेविंग्स से आप क्या करने वाले हैं, एसेंशियल चीजों के ऊपर पैसा खर्च करने वाले हैं, वो बात यहां पर बोली गई है, राइट। आई होप आप लोगों को ये बातें, यहां तक आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये चीजें समझी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं ताकि आगे की चीजें भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, सबसे पहले आता है आपका बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, राइट। अब ध्यान से समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, एक वर्ड होता है बेटा शेड्यूल, एक क्या होता है हमारे पास शेड्यूल, और एक हमारे पास क्या होता है बेटा कर्व, राइट। अब आपने ये दो चीजें पढ़नी है। आगे चल के अगर मैं बात करता हूं, यानी कि अगर मैं बात करता हूं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की, राइट, और दूसरा अगर मैं बात करता हूं एग्रीगेट डिमांड कर्व की। शेड्यूल और कर्व में सबसे पहली बात डिफरेंस क्या होता है, ये आप लोग क्लास 11th के अंदर भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते आते हैं कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल और कर्व के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। शेड्यूल बेसिकली क्या होता है बेटा, शेड्यूल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है टेबल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, टेबल को। वहीं पर अगर मैं कर्व की बात करता हूं तो कर्व क्या होता है, कर्व कुछ भी नहीं है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। कैसा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। किसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आपका डिमांड शेड्यूल का, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का। जब आपके एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, वहां से एग्रीगेट डिमांड कर्व निकल कर आ जाएगा। तो ये समझ लेते हैं। अब ये जो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल आप लोगों का बनने वाला है, ये एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कैसे बनने वाला है, सबसे पहली बात तो ये समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को पहली स्लाइड के अंदर एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि हम एग्रीगेट डिमांड को निकालना सीखेंगे। किसके पर्सपेक्टिव से निकालना सीखेंगे, इनकम के पर्सपेक्टिव से निकालना सीखेंगे। किसके पर्सपेक्टिव से निकालना सीखेंगे, इनकम के पर्सपेक्टिव से एग्रीगेट डिमांड को निकालना सीखेंगे। और जब एग्रीगेट डिमांड को इनकम के पर्सपेक्टिव से निकाला जाएगा तो यहां पर जो ये एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल आप लोगों का बनने वाला है वो किस किस के रिलेशन रहने वाला है, यहां पर एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन रहेगा किसके साथ में, आपकी इनकम के साथ में। किसके साथ में रिलेशन रहेगा, इनकम के साथ में। यानी कि आपकी एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में किस तरह से रिलेशन चलता है, पहले अपन लोग शेड्यूल बनाएंगे और उस शेड्यूल के बेसिस पर डायग्रामेटिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कैसे, एडी कर्व बनाकर, एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये आपकी इनकम जो है, मान लो बेटा आपकी इनकम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही इंक्रीज होगी और उसके बाद जाकर आपकी जो इनकम है, अगर मान लो बढ़ती है लेकिन एग्रीगेट डिमांड एक लेवल तक ही इंक्रीज होगी और उसके बाद जो इनकम रहेगी उसको क्या करना चाहेगा एक पर्सन, उसको ज्यादा कन्वर्ट करना चाहेगा किसके अंदर, सेविंग के अंदर। यानी कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड तक है। एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, एक पर्सन जो है क्या करेगा, डिमांड कम कर देगा और फिर उस सारे के सारे पैसे को क्या कर देगा, कन्वर्ट करना चाहेगा या फिर उसको सेव करके रखना चाहेगा। सेविंग में ज्यादा से ज्यादा पैसे को वो इन्वॉल्व करना चाहेगा, वो बात यहां पर बोली गई है। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की बात कर लेता हूं और इसके बिहेवियर की बात करता हूं तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो एक चीज तो हम लोगों ने यहां पर समझी थी और एक चीज तो हम लोगों ने यहां पर जानी थी, और वो चीज क्या थी, वो चीज हमने ये समझेगी कि भाई एग्रीगेट डिमांड को जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सपेंडिचर से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितना एक्सपेंडिचर जो है किया जाता है या फिर एक एक्सपेंडिचर करने की इच्छा रखी जाती है किसके द्वारा, एक कंज्यूमर के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। उसी के पर्सपेक्टिव से हमने इसको समझना है। तो क्या कहता है एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, एग्रीगेट डिमांड कैसे मेजर की जाती है, इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कैसे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कितना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किया जा रहा है किसके ऊपर, ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के परचेज के ऊपर कितना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, कहां पर, इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर। एक इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किया जा रहा है किसके ऊपर, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, राइट। आगे क्या कहता है, बिहेवियर ऑफ एडी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि एग्रीगेट डिमांड यहां पर समझी जाती है कैसे, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, उसके बारे में बात की जाती है इसके अंदर। दस हम ये बोल सकते हैं, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड मींस हाउ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिस्पोंड टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। कहने का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किस तरह से काम करता है या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो किस तरह से वर्क करता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर एक इकोनॉमी के अंदर, उसको समझने की कोशिश की जाती है। कैसे उसको समझने की कोशिश की जाती है, कैसे, टेबुलर फॉर्म में। कहां पर, कैसे समझने की कोशिश की जाती है, टेबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश की जाती है किसके अंदर, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के अंदर। यानी कि जब भी एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की बात होगी, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के अंदर जो टोटल एक्सपेंडिचर
किया जा रहा है या फिर टोटल एक्सपेंडिचर करने की जो इच्छा है, राइट, उसको समझने की कोशिश करना किसके पर्सपेक्टिव से, इनकम के पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के पर्सपेक्टिव से, उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय अ वे ऑफ शेड्यूल। और इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, शेड्यूल के बेसिस पर एक्सप्रेस किया जाता है। और शेड्यूल का मतलब क्या है, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शेड्यूल। इसको एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल भी बोल सकते हैं और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शेड्यूल भी बोलते हैं इसे। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, क्या है बेटा, ये टेबुलर है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करता है किसका, ये टेबल के फॉर्म में रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करता है किस किस के बीच में, ये टेबल के फॉर्म में रिलेशनशिप दिखाएगा एग्रीगेट डिमांड के बीच में और इनकम के बीच में, कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में किस तरह से रिलेशन टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है उसके बारे में बात करता है। शोइंग एग्रीगेट डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ द इनकम इन द इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है, ये चीज याद रखना कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का मतलब है एक टेबल, क्या है, एक टेबल जो बेसिकली बताएगा क्या, एग्रीगेट डिमांड का किस तरह से रिलेशनशिप है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर एक इकोनॉमी के अंदर। यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर इनकम कम ज्यादा हो जाए तो उसके बेसिस पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो किस तरह से कॉरस्पॉन्ड करती है या फिर किस तरह से वर्क करती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। और जब मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगा किसके फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम के रिलेशनशिप को टेबल के फॉर्म में जब मैंने प्रेजेंट कर दिया तो उसको क्या बोल दिया गया, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बोल दिया गया, राइट। अब आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ में, राइट। अब आइए इसको एक उदाहरण के साथ में, एक एग्जाम्पल के साथ में बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर बात की जाती है वाई जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका एडी रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीगेट डिमांड को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड को, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ आप लोग क्या बोल सकते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। देखिए जब एक पर्सन की इनकम जीरो थी तो मैंने आपको बताया कि अगर एक पर्सन की इनकम चाहे जीरो है, राइट, तब भी वो बेसिकली कुछ ना कुछ डिमांड करेगा। और तब भी वो डिमांड इसलिए करता है, वो डिमांड इसलिए की जाती है बेसिकली क्योंकि सर्वाइवल के लिए, फॉर सर्वाइवल पर्पस डिमांड हमेशा की जाएगी। इसलिए यहां पर जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी नेगेटिव नहीं है, वो कैसी है, वो पॉजिटिव है। 30 की एग्रीगेट डिमांड है। और एग्रीगेट डिमांड कैसे फुलफिल की जाएगी, ये एग्रीगेट डिमांड अगर इनकम जीरो भी है तो दो पर्सपेक्टिव से की जा सकती है। एक तो आपको किससे करनी है, उसको एक आपको बोरोइंग से करनी है और दूसरा आपको उसको कैसे फुलफिल कर सकते हो, या तो आपके पास कोई पहले की सेविंग पड़ी हुई है, उस सेविंग से आप क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। ये दो ही तरीके हैं आपको एग्रीगेट डिमांड को फुलफिल करने के, अगर आपकी इनकम जीरो है। अब इनकम क्या हुआ बेटा, यहां से बढ़ गई इनकम, यहां से क्या होगी, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होकर कितनी होगी, 20 होगी। तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। और बढ़कर कितनी होगी आपकी, 35 होगी। यहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। फिर आपकी इनकम 40 हुई। जब आपकी इनकम 40 हुई तो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी कितनी होगी, 40 होगी। यानी कि यहां पर भी इनकम क्या होगी, आपकी बढ़ी, और आपकी डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी यहां पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसके बाद आपकी एग्रीगेट डिमांड फिर आपकी इनकम जो है फिर इंक्रीज होती है, 40 से कितनी होगी आपकी, यहां पर 60 होगी। और आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी यहां पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। और वो कितनी होती है, यहां पर 40 से 45 होगी। उसके बाद आपकी एग्रीगेट आपकी इनकम जो है फिर बढ़ती है, वो 80 होती है। और आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी होती है, 50 होती है। उसके बाद 80 से 100 होती है। उसके बाद आपकी एग्रीगेट डिमांड जो 55 होती है। आपकी इनकम फिर 100 से 120 हुई और आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो यहां पर कितनी हो जाती है, 60 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 60 हो जाती है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो यहां पर देखिए बेटा, जहां पर इनकम 40 होगी तो एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी बेटा, आपकी 40 होगी। यहां पर एग्रीगेट डिमांड और इनकम जो है आपके, वो दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। कहां पर, जब आपकी इनकम 40 है और आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो 40 है। अब जब आपकी इनकम जो है, अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, जब आपकी इनकम 60 हुई तो आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या है, बड़ी। लेकिन एज कंपेरिजन, यहां से अगर मैं यहां से यहां का कंपैरिजन करता हूं और यहां से यहां का कंपैरिजन करता हूं और इसका कंपैरिजन करता हूं तो इसके कंपैरिजन में ये कम हो गई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पर देखो, अगर मैं इंक्रीज की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, इंक्रीज की बात करता हूं, तो इंक्रीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस इंक्रीज में क्या है, डिफरेंस है, देखना कैसे। यहां पर आपकी इनकम जो है वो कितनी बढ़ती है बेटा, 20 से बढ़ती है। तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितने से बढ़ती है,
5 से बढ़ती है। कितने से बढ़ी? 5 से बढ़ती है। यहां पर आपकी इनकम अगेन 20 से बढ़ती है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी 5 से बढ़ती है, राइट। यहां पर इनकम आपकी फिर 20 से बढ़ती है और यहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो 5 से बढ़ती है। यहां पर एग्रीगेट इनकम फिर 20 से बढ़ती है और यहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो फिर 5 से बढ़ती है, ठीक है। यहां पर 20 से बढ़ी और यहां पर फिर क्या हुआ? 5 से बढ़ती है, राइट। तो ये एक टेबल है किसका? एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का, जो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में। किसके बीच में बताता है? एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में, राइट। ओके, चलिए अब आगे समझने की कोशिश करिएगा। आगे क्या कहता है यहां पर समझ लो। क्या हमने ऑब्जर्व करा इस डिमांड शेड्यूल से? डिमांड शेड्यूल से कुछ हमने ऑब्जर्वेशन निकाली, और वो क्या ऑब्जर्वेशन है? जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि भाई जिस लेवल से हमारी इनकम बढ़ रही है उसके हिसाब से एग्रीगेट डिमांड जो है वो उतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो पर्सन है वो पैसे को क्या करना कर देगा? सेव करना शुरू कर देगा, राइट। उसके बारे में बात यहां पर की गई है। कहता है सर देखिए, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। हमेशा कुछ ना कुछ लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एक इकोनॉमी के अंदर रहेगा, इवन व्हेन जो आपकी इनकम है वो 0 है, राइट। इसका वो पॉइंट कब है? एग्रीगेट डिमांड जब आपकी 30 है तो आपकी इनकम क्या है? 0 है। इसका रीजन क्या है? द रीजन इज सिंपल, वी विल इनकर सम एक्सपेंडिचर टू बाय गुड्स फॉर सर्वाइवल। यानी कि सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ गुड्स जो है वो खरीदी ही जाएंगी, इवन व्हेन आर इनकम इज 0 और एब्सोल्युटली 0। और इसको हम बेसिकली क्या करते हैं? बोरोइंग से करते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव सेविंग बोलते हैं। बोरोइंग को क्या बोला जाता है? नेगेटिव सेविंग बोला जाता है। याद रखिएगा, आपका हो सकता है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बोरोइंग्स इज आल्सो नोन एज नेगेटिव सेविंग। क्या बोला जाता है इसे? नेगेटिव सेविंग के नाम से बोरोइंग को भी जाना जाता है। तो योर बोरोइंग इज आल्सो नोन एज नेगेटिव सेविंग, ठीक है। और इस टाइप की कंजम्पशंस को क्या बोलते हैं? और ये जो एक्सपेंडिचर किया जाता है तो इसको बोला जाता है क्या? याद रखिएगा, इसको बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोला जाता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। कैसे कंजम्पशन बोला जाता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाता है। यानी कि जब इनकम लेवल किसी पर्सन का 0 हो, इनकम लेवल किसी पर्सन का 0 हो, लेकिन फिर भी वो सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ डिमांड करे, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाता है। आगे क्या कहता है देखो, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। आगे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी एज द इनकम इंक्रीजेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है एग्रीगेट डिमांड का और इनकम का। आगे क्या कहता है? दस वी कैन से दैट एग्रीगेट डिमांड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द इनकम। इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड जो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करती है किसके साथ में? इनकम के साथ में। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात अभी आप लोगों के लिए बताने वाला हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहता है सर क्या? आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम के बाद जब एक इनकम का लेवल रीच हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड लैग्स बिहाइंड वाई। यानी कि जिस प्रोपोर्शनेट से आपकी एग्रीगेट डिमांड, आपकी इनकम बढ़ेगी, उस प्रोपोर्शनेट से आपकी एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी तो है, लेकिन उतनी प्रोपोर्शनेट से नहीं बढ़ेगी, उतनी इंटेंसिटी से नहीं बढ़ेगी। क्यों? ऐसा किस लिए होता है? देखो यहां पर कहता है दिस हैपेंस व्हेन y इज इक्वल टू 60 एंड एग्रीगेट डिमांड इज 45, राइट। जब आपकी इनकम तो 60 रुपए से बढ़ी, इनकम आपकी 60 रुपए हो गई, लेकिन एग्रीगेट डिमांड 45 से बढ़ रही है। अब यहां पर ध्यान से देखो ना, यहां पर ध्यान से देखो, कहां पर देखो ध्यान से? यहां पर आपकी इनकम 0 थी तो एग्रीगेट डिमांड 30 थी, 20 थी तो 35 हुई, 40 हुई इनकम तो आपकी एग्रीगेट डिमांड और इनकम बराबर हुई। लेकिन जब आपकी इनकम 60 रुपए हो गई तो आपकी एग्रीगेट डिमांड 45 हो गई, राइट। कितनी हो गई? 45 हो गई। यानी कि इनकम ज्यादा बढ़ी, लेकिन एग्रीगेट डिमांड एज कंपैरिजन टू द इनकम क्या होती है? नहीं बढ़ती है। फिर आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ी, लेकिन आपकी एग्रीगेट डिमांड उस हिसाब से नहीं बढ़ी जितनी इनकम बढ़ रही है। जिस हिसाब से इनकम इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, ये बोलने की कोशिश यहां पर की जा रही है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा? देखो क्या कहता है, कहता है ऐसा क्यों होता है, राइट। कहता है आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ y इज रीच्ड, यानी कि आपके पास जब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम जो है उसको रीच कर दिया जाए, AD लैग्स बिहाइंड y, जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो पीछे रह जाएगी। एग्रीगेट डिमांड जो है उस प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शनेट में आपकी इनकम इंक्रीज होने वाली है। और ये ऐसा इसलिए होता है, दिस हैपेंस व्हेन, और ये ऐसा तब हो रहा है जब आपकी इनकम कितनी होगी? 60 रुपए होगी, लेकिन आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितने से बढ़ रही है? सिर्फ और सिर्फ 45 से बढ़ रही है। किससे बढ़ रही है? 45 से। उससे पहले क्या हो रहा था? आपकी इनकम 40 थी तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड थी वो भी कितनी थी? 40 थी। एग्रीगेट डिमांड भी कितनी कर रहे थे आप? 40 की कर रहे थे। लाइकवाइज ऐसा ही आगे भी देखा गया, जब आपकी इनकम 80 होगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड फिर भी 50 है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो कहता है दिस हैपेंस बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हायर लेवल ऑफ वाई
पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर लोग क्या करना शुरू कर देंगे, सेविंग करना शुरू कर देंगे और अपने पैसे को क्या करेंगे, वो सेव करेंगे। इसका मतलब क्या बेटा? इसका सिंपल सा मतलब है, जब इनकम आपकी 60 रुपए हुई तो आपने अगर मान लो एग्रीगेट डिमांड 40 रुपए की करी, इसका मतलब क्या है कि यहां से 40 रुपए की तो वो क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं, और जो ये 20 रुपए हैं, इस 20 रुपए को लोग क्या करना शुरू कर चुके हैं, सेव करना शुरू कर चुके हैं, सेविंग करना इसकी शुरू कर चुके हैं। इसलिए ऐसा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइट, अब आइए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। राइट, अब समझेंगे हम लोग क्या, एग्रीगेट डिमांड कर्व को। किसको समझने वाले हैं अपन लोग? एग्रीगेट डिमांड कर्व को समझने वाले हैं। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है? एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है? राइट, जिस तरह से अपन लोगों ने 11th क्लास के अंदर डिमांड कर्व के बारे में बात करी थी, उसी सेंस में अपन लोगों ने एग्रीगेट डिमांड कर्व के बारे में समझना। अगर मैं आप लोगों से बात करूं एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है, राइट, तो कुछ भी नहीं है। तो अभी अपन लोगों ने इसको एग्रीगेट डिमांड कर्व बोल लो या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व बोल लो, कुछ भी बोल लो, बात तो बराबर है। तो आप लोगों ने क्या समझा कि सर जैसे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के बारे में अपन लोगों ने बात करी, किसके बारे में बात करी, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की बात करी। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल किसकी बात करता है? टेबल की बात करता है। किसकी बात करता है? टेबल की बात करता है। तो जब इस टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, कैसे? ग्राफिकल, कैसा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड कर्व या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व बोलते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? एग्रीगेट डिमांड कर्व या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व कहलाता है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है? राइट, तो क्या कहता है? इट इज अ डायग्रामेटिक, क्या है? एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है किसका? एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का। यानी कि जब आप एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देंगे या फिर ग्राफ के फॉर्म में बता देंगे, राइट, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाएगा। अभी बताऊंगा आगे चल के। शोइंग एग्रीगेट डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। राइट, ये क्या दिखाता है कि ये दिखाता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैसे डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम को कॉरस्पॉन्ड कर रही है एक इकोनॉमी के अंदर। इट टेंड टू स्लोप अपवर्ड शोइंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। यानी कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी 1% की क्या होती है? इंक्रीज होती है। उससे रिलेटेड बात यहां पर की गई है। आप कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व से रिलेटेड, क्या होगा? सबसे पहली बात क्या होगी कि एग्रीगेट डिमांड कैसे निकाली जाती है? तो एग्रीगेट डिमांड आपकी निकलती है, राइट, वो होती है C प्लस आई। कैसे निकलती है? C प्लस आई। और C का मतलब क्या है? C का मतलब यहां पर होता है कंजम्पशन। क्या होता है? कंजम्पशन। और I का मतलब होता है यहां पर इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और ये कब होता है? ये हमारी बात होगी टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर। किसके अंदर बात होगी? टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर। यानी कि जब मैं टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करने वाला हूं, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो कैसे निकाली जाती है? वो होती है C प्लस आई। और C का मतलब होता है कंजम्पशन और I का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। C का मतलब है कंजम्पशन और I का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। आगे क्या कहता है? कहता है सर द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, पहला कंपोनेंट क्या है एग्रीगेट डिमांड का? कंजम्पशन। क्या है? कंजम्पशन हैज अपवर्ड स्लोप। कैसे? अपवर्ड स्लोप है। यानी कि जिस तरह से एग्रीगेट डिमांड और इनकम का कैसा स्लोप है? अपवर्ड स्लोप है। कैसा स्लोप था? अपवर्ड स्लोप था। उसी तरह से कहता है जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन का भी क्या होता है? अपवर्ड स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है? अपवर्ड स्लोप होता है। आगे क्या कहता है? द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड दैट इज इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ द इनकम, हैंस ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। एक चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट जो है, देखो कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन का रिलेशनशिप कैसा है? कंजम्पशन का रिलेशनशिप पॉजिटिव है। कंजम्पशन का रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव है। राइट, याद रखिएगा कि कंजम्पशन का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है? पॉजिटिव रिलेशनशिप रहने वाला है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का कहता है कोई भी लेना देना नहीं होता है। राइट, इट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। राइट, याद रखिएगा। लेकिन कंजम्पशन जो है वो इनकम के साथ में कैसा है? डिपेंडेंट है। कैसा है? डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट के साथ साथ कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और इसका बेसिक मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या मानी जाती है कि वो इंडिपेंडेंट है। किससे?
इनकम से, यानी कि इनकम बढ़े कम हो, आपकी उसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कहता है। इसलिए इसका जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी, कुछ इस तरह से आएगा, राइट। यानी कि अगर मैं आप लोगों के सामने कर्व बनाऊं, अगर एक ग्राफ बनाऊं, क्या करता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं, तो ग्राफ के अंदर अगर मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट को दिखाना है तो इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से दिखने वाली है। किस तरह से दिखने वाली है, इस तरह से दिखने वाली है। और कंजम्पशन की अगर मैं बात करूंगा तो कंजम्पशन कुछ इस तरह से दिखने वाली है, राइट। कंजम्पशन जो है वो कुछ इस तरह से आप लोगों की दिखने वाली है, पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखने वाला है आप लोगों को। कहता है सेकंड कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, इन्वेस्टमेंट आई इज अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ द इनकम, हेंस अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी। और कंजम्पशन जो आएगा वो कैसा आएगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि इसका जो है पॉजिटिव रिलेशन रहता है, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा डिमांड होगी कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। थर्ड क्या कहता है, एग्रीगेट डिमांड शूट्स फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस। जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो कहां से शूट करता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से, ओइंग टू एन ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्योंकि सर आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो यहां से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व, ऐसे पॉजिटिव वाई एक्सिस से शुरू होगा, कुछ इस तरह से होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर ये जो एरिया है इसे बोला जाता है, कहता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्यों है, क्योंकि सर ये ऐसा मानता है, क्योंकि कुछ ना कुछ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या है, कि बेसिक इनकम जीरो है, लेकिन कुछ ना कुछ डिमांड जो है वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। उस डिमांड की वजह से यहां पर जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो कैसे आने वाला है, शूट करने वाला है, कहां से, वाई एक्सिस से। दैट इज कंजम्पशन एट जीरो, लेवल ऑफ इनकम एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन जो है वो कहां से होगी, जीरो लेवल से होगी, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे बात आने वाली है। अब इसको जरा डायग्रामेटिकली भी समझ लेंगे आप लोग। तो डायग्रामेटिकली अगर मैं समझाने की कोशिश अगर आप लोगों को करूं, तो देखो ये कर्व बनाया हुआ है, मैंने क्या बनाया हुआ है, एक कर्व बनाया हुआ है, राइट, ठीक है। ये इनकम आउटपुट है, ये आप लोगों की इनकम है, क्या है, ये आप लोगों की इनकम है, क्या है, आप लोगों की इनकम है, राइट। उसके बाद ये आप लोगों की आ गई एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, सी प्लस आई, क्या होगी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहां पर समझो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, ये क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, और ये एंगल जो है वो कितना एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड है, जो आपका एग्रीगेट डिमांड है और आपकी जो इनकम है, राइट, उसके बीच में कैसा एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का बनेगा, तो आप याद रखिएगा 45 डिग्री का एंगल जनरली बनता है। तो क्या कहता है, कहता है सर एडी स्टार्ट्स फ्रॉम 30, ये जो एग्रीगेट डिमांड है आपकी, ये कहां से शुरू होगी, 30 से शुरू होगी। पीछे वाला एग्जांपल को रिलेट करके बता रहा हूं, ये कहां से शुरू होने वाली है, 30 से शुरू होने वाली है, बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन, किसकी वजह से, ऑटोनोमस कंजम्पशन, 30 ऑन द वाई एक्सिस, इट सजेस्ट मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर होने वाला है, और एक्सपेंडिचर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ वाई इन द इकोनॉमी, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनकम, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर तो अपन लोगों को क्या है, करना पड़ेगा, वो बात यहां पर की गई है। आगे क्या कहता है, के इज द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू वाई। के वो पॉइंट है, ये देखो, के वो पॉइंट है, के वो पॉइंट है जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड, के इज द पॉइंट जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और इनकम जो है वो एक दूसरे के बराबर है। ये के वो पॉइंट है यहां पर, क्योंकि आपकी एग्रीगेट डिमांड और इनकम दोनों क्या होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम, एग्रीगेट डिमांड जो आपकी इनकम के बराबर है। प्रायर टू इट, इससे पहले क्या था, इससे पहले मतलब ये वाली सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनकम। दिस इज बिकॉज ऑफ द मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड पॉइंट के एडी इज लेस देन एडी इज less than y. This is because of the higher level of the income. People tend to save a part of their income. Generally aggregate demand increases as y increases. यानी कि यहाँ पर ओवरऑल करके अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर भी यही बात बोली गई है कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है। बेसिकली आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। कुछ ना कुछ डिमांड एक इकोनॉमी के अंदर सर्वाइवल के लिए करना जरूरी है या फिर सर्वाइवल के लिए की जाती है, राइट। ओके, नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, राइट। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग को बहुत अच्छी तरह से ये सारी बातें समझ में आ रही है जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। आगे क्या कहता है, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट समझ लेते हैं।
राइट। और जब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट को आप लोगों ने समझना होगा, तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट को समझा जाता है दो पर्सपेक्टिव से। कैसे समझा जाता है? दो पर्सपेक्टिव से समझा जाता है, एक ओपन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से और एक हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं ओपन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को समझाऊं, तो ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है? जहां पर आपका एक्सपोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपोर्ट्स होते हैं एंड इंपोर्ट्स होते हैं। तो जहां पर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि एक्स और एम का कॉन्सेप्ट होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट होगा, वो आपके कैसे रहेगा? ओपन इकोनॉमी रहेगी। और क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? जहां पर आपका फोर्थ सेक्टर जनरली इंक्लूड नहीं होगा। तो जब मैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट की बात करूंगा, तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट को समझने के लिए हम तीन पर्सपेक्टिव से उसको समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। सेकंड हम समझने वाले हैं थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। और थर्ड हम लोग समझने वाले हैं फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। इन तीन पर्सपेक्टिव से हमने क्या करना है? जो कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के, इनको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है। तो यहां पर क्या कहता है? कहता था कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड को अपन लोग क्या बोलते हैं जनरली? एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो नोन एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड को क्या बोला जाता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। इसको प्रेजेंट किया जा सकता है दो रेफरेंस से। सबसे पहले हमारे पास क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी, और दूसरा हमारे पास क्या है? ओपन इकोनॉमी। क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। अब जनरली अगर मैं कंपोनेंट और डिटरमिनेंट्स की बात करूं जो एग्रीगेट डिमांड के हैं, वो क्या क्या है? तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको अपन लोगों ने क्या बोला? सी बोला, यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। दूसरा हमारे पास क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको कि अपन लोगों ने क्या बोला? आई बोला। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको कि अपन लोगों ने क्या बोला? जी बोला। और गवर्नमेंट के द्वारा जो जनरली एक्सपेंडिचर्स है वो क्यों किए जाते हैं? गवर्नमेंट जनरली एक्सपेंडिचर कहां करती है? समझ लो। तो गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर करेगी, तो गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट डिफेंस पर्सनल्स के ऊपर आर्म्स एंड एम्युनिशन के ऊपर क्या करती है? एक्सपेंसेस करती है। और हमारे पास लास्ट में क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलते हैं? तो जब मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूं, तो हमारे पास दो चीजें होती है। देखो, एक तो हमारे पास होता है एक्सपोर्ट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। और एक हमारे पास होता है बेटा इंपोर्ट। क्या होता है हमारे पास? इंपोर्ट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। तो अगर मुझे नेट निकालना है, यानी कि मुझे अगर नेट एक्सपोर्ट्स निकालना है, तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकाला जाता है? एक्स माइनस एम से। कैसे निकाला जाता है? एक्स माइनस एम करके हम क्या करते हैं? नेट एक्सपोर्ट निकालते हैं। तो जो मेरी एग्रीगेट डिमांड है, अगर मुझे एग्रीगेट डिमांड दिखानी है फोर सेक्टर इकोनॉमी के केस में, अब ये डिफरेंट तरीके से डिफाइन हो सकती है। जब मैं टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करूंगा, तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो मेरी एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी? सी प्लस आई हो जाएगी, राइट। टू सेक्टर ओपन क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर थ्री सेक्टर होगा तो क्या हो जाएगा? सी प्लस आई प्लस जी हो जाएगा। और जब हमारे पास फोर सेक्टर आ जाएगा, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी भी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हमारी इस तरह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंप्यूट की जाती है, एग्रीगेट डिमांड जो वो निकाली जाती है। अब आइए इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं, इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहता है? कहता है सर कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन द क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है उसके कंपोनेंट्स को कैसे निकाला जाता है? तो जब मैं क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब कि हमारे पास जो है फोर सेक्टर नहीं है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, राइट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात जो है वो नहीं की जा रही है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। और जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी की, और हम बात कर रहे हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी की। दो सेक्टर इकोनॉमी और तीन सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर बात हो रही है क्लोज्ड इकोनॉमी में भी टू सेक्टर इकोनॉमी और दी थ्री सेक्टर इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी जो है वो टू सेक्टर इकोनॉमी भी हो सकती है और थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी हो सकती है, राइट। अ टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड हाउस होल्ड। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या आता है आप लोगों को पता है? एक हाउस होल्ड सेक्टर आता है और दूसरा हमारे पास क्या आता है? प्रोड्यूसर सेक्टर आता है। क्या आता है? हाउस होल्ड सेक्टर आता है और एक हमारे पास क्या आता है? प्रोड्यूसर सेक्टर आता है, राइट। यहां पर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस या फिर इन्वॉल्व नहीं होता है एक इकोनॉमी के अंदर। हाउस होल्ड क्या करता है? परचेज करता है गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। हाउस होल्ड क्या करेगा आप लोगों को पता है? हाउस होल्ड्स के द्वारा हमेशा क्या की जाती है? हाउस होल्ड हमेशा क्या करता है? कंजम्पशन करता है। क्या करता है? कंजम्पशन करता है। और जब अपन लोग बात करते हैं किसकी? सेकंड प्रोड्यूसर सेक्टर की। प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा क्या की जाती है? प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा की जाती है इन्वेस्टमेंट। क्या की जाती है? इन्वेस्टमेंट।
क्या की जाती है, इन्वेस्टमेंट। तो क्या कहता है, अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजम्पशन। तो इसीलिए जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन करता है, और जो कंजम्पशन करके जो वो खर्चा करेगा उस खर्चे को क्या बोलते हैं अपन लोग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, सी से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोड्यूसर ऑन द अदर हैंड परचेज द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है, किसके पर्सपेक्टिव से परचेज करता है, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो उसके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो हमने यहां पर क्या समझने की कोशिश करी कि अगर मैं कंज्यूमर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, कंज्यूमर की बात करता हूं, तो कंज्यूमर के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, राइट, कंज्यूमर के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, और कंज्यूमर कौन है हमारे, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है उसे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। वहीं पर अगर मैं सेकंड बात करता हूं प्रोड्यूसर की, यानी कि सेकंड सेक्टर इन्वॉल्व हो गया, यानी कि प्रोड्यूसर्स अगर वहां पर आ जाते हैं, तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो प्रोडक्शन फर्म है हमारी, क्या है हमारी प्रोडक्शन फर्म है, उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको बोला जाता है हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है उसे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है सर, जी सर बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से किया जाता है। इसीलिए जो टू सेक्टर ओपन इकोनॉमी है उसमें एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलती है, एग्रीगेट डिमांड जो होती है हमारी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। क्या होती है, सी प्लस आई। और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सी यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आई का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। क्लियर है इतना, जी सर। अब बात करते हैं जब आपका थर्ड सेक्टर आ जाता है। थर्ड सेक्टर का मतलब क्या है, गवर्नमेंट आ जाती है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जैसी आएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट भी करेगी और कंजम्पशन भी करेगी। गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट भी की जाती है और कंजम्पशन भी की जाती है। इन्वेस्टमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट हम लोगों के ऊपर करती है या नहीं करती है, डिफेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है या नहीं करती है। कंजम्पशन कहां पर करती है, प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है, ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं उनका वेलफेयर किया जा सके, उस पर्सपेक्टिव से। आगे क्या कहता है, कहता है सर अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी या फिर अ थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी इंक्लूड्स हाउस होल्ड सेक्टर। इसके अंदर क्या आ जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर भी आ जाएंगे, राइट। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोड्यूसर सेक्टर भी आ जाएगा, और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाएगा। ये तीनों के तीनों सेक्टर्स आ जाएंगे। द गवर्नमेंट मेक्स कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, राइट। इसका मतलब क्या है, इट रेफर टू द पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। यानी कि इसके अंदर बात की जाती है कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। हाउस होल्ड के अंदर बात की जाती थी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की क्यों बात की जाती थी, क्योंकि वहां पर जो खर्चा है वो हाउस होल्ड्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट जो है वो सारे के सारे हाउस होल्ड्स को ध्यान में रखकर उनको मद्देनजर रखते हुए क्या करती है, सारी की सारी एक्सपेंडिचर करती है। इसीलिए उसको क्या बोल दिया अपन लोगों ने, कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल दिया। और इसका मतलब क्या है कि पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोला जाता है, और पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि लोगों के वेलफेयर के लिए, क्या किसके लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या किया जा रहा है, ये एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, इसीलिए। और इसको क्या बोला जाता है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, परचेस ऑफ द फूड एंड क्लॉथ फॉर द डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस फोर्सेस के लिए फूड्स देना, शेल्टर प्रोवाइड करना, उन्हें क्लॉथ देना, क्लोथिंग देना, राइट। वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, राइट, उनके ऊपर। तो वो कैसा है, एक्सपेंडिचर है, राइट। ऑल्सो द गवर्नमेंट मेक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी किया जाता है, इन्वेस्टमेंट भी करती है रोड, राइट। जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन द रोड्स एंड द ब्रिज, राइट। आप लोगों को रोड देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों को ब्रिज देखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोगों के लिए वहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है या नहीं कर रही है, जी सर कर रही है। तो क्या कहता है, कहता है द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंडिकेटेड बाय जी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, यानी कि हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने वाला है, उसके बाद आपका प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने वाला है, आपकी गवर्नमेंट जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करेगी, और आपका वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करेगी, दोनों करेगी। और इसको कलेक्टिवली हम जो है वो किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि अगर मैं थ्री सेक्टर
क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करूं और मुझे अगर एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, अगर मुझे 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी मेरी? सी, जिसका मतलब है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई जिसका मतलब है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जी जिसके अंदर आएगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूसिव ऑफ बोथ कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको भी इसके अंदर क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर, राइट। चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी। एक ओपन इकोनॉमी की जब बात की जाएगी, यानी कि अब हमारे पास जो है वो आने वाला है फोर्थ सेक्टर। क्या आने वाला है हमारे पास? अब हमारे पास आने वाला है क्या? फोर्थ सेक्टर। और फोर्थ सेक्टर की बात होगी तो फोर्थ सेक्टर हमारा क्या है? फोर्थ सेक्टर के अंदर सर हमारा आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या आने वाला है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब मेरे प्यारे बच्चों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात होगी तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या होगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। और जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात होगी तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात होगी तो यहां पर हम बात करेंगे नेट एक्सपोर्ट की। किसकी बात करेंगे अपन लोग? नेट एक्सपोर्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेट एक्सपोर्ट की बात करेंगे। आगे समझो, इन एन ओपन इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी के अंदर देयर आर 4 सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक ओपन इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं? 4 सेक्टर होते हैं। और वो 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास हाउस होल्ड है, एक हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर है, तीसरा गवर्नमेंट है, और चौथा आ गया हमारे पास क्या? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फोर्थ सेक्टर हमारे पास क्या आता है? यहाँ पर फोर्थ सेक्टर क्या इंक्लूड हो जाता है? दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ओके, तो क्या कहता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट डिमांड फॉर आर गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो जो फोर्थ सेक्टर आएगा, राइट, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएगा, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या होगा? जरूरत, राइट। अब देखो एक इकोनॉमी के अंदर सारी की सारी चीजें आपको एक इकोनॉमी के अंदर देखने को मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है और ऐसे देखा जाता भी नहीं है। इसलिए हम क्या होते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। और जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है तो हम क्या करेंगे? जो चीजें हमारे पास नहीं है वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे, और जो चीजें हमारे पास है और एक्सेसिव है उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। क्या कहता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट डिमांड फॉर आर गुड्स, राइट। हमारे गुड्स के लिए क्या करता है? डिमांड जनरेट करता है बाहर, यानी कि हमारे पास जो एक्सेसिव गुड्स है वो बाहर किसी को चाहिए होगी तभी तो वो एक्सपोर्ट होने वाली है, तो वो डिमांड जनरेट करेगा उन गुड्स के लिए, राइट, इन टर्म्स ऑफ आर एक्सपोर्ट्स। और इसको कैसे रिप्रेजेंट होगा? एक्सपोर्ट्स के तौर पर। दस एक्सपोर्ट्स ऐड टू द एग्रीगेट डिमांड। इसलिए जो एक्सपोर्ट है वो क्या करेंगे? ऐड करेंगे किसके? एग्रीगेट डिमांड को इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बट वी ऑल्सो मेक इंपोर्ट। हम क्या करते हैं? इंपोर्ट भी तो करते हैं। हमें कुछ चीजें चाहिए तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्ट्स आर अपोजिट टू द एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं किसके? एक्सपोर्ट के। व्हाइल एक्सपोर्ट इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। एक्सपोर्ट की वजह से क्या होगा? आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, राइट, क्योंकि आपकी जो गुड्स है उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ने वाली है। लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, लेकिन इंपोर्ट की वजह से क्या होगा? वो कम हो जाएगी, राइट। इंपोर्ट्स की वजह से क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। अकॉर्डिंगली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द नेट एक्सपोर्ट। और इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं? नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू निकालते हैं। और नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होती है? हमारे एक्सपोर्ट में से क्या कर देते हैं अपन लोग? इंपोर्ट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और जब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस हो जाता है तो हमारी नेट एक्सपोर्ट निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? नेट एक्सपोर्ट निकल कर आता है। इट इज दिस वैल्यू विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द एग्रीगेट डिमांड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, राइट। अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो यहां पर प्लस होने वाला है। लेकिन अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें ज्यादा जरूरत पड़ी है गुड्स की बाहर के कंट्रियों से एज कंपेयर टू हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। तो क्या कहता है? अकॉर्डिंगली वी हैव 4 कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन द ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारे पास 4 कंपोनेंट आ जाते हैं और वो क्या आता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। क्लियर है इतना? जी सर, बिल्कुल क्लियर है इतनी बातें। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ और इसी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।